Hello and welcome to Ajiva Site. Today we are continuing with chapter number 5 of class 11 psychology, and today I'm having a book with me क्योंकि कुछ पॉइंट्स हम ऐसे डिस्कस करेंगे, कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको मार्क करने हैं, तो आप भी अपने साथ बुक लेकर बैठ सकते हैं. दैट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो आपके लिए इजी रहेगा कि आप उसको मार्क कर सकें. So without any delay, we are quickly beginning with the topic attentional processes, which is in the chapter number 5 of class 11 psychology. हम काफ़ी कुछ इसमें पढ़ चुके हैं. लास्ट के दो टॉपिक हैं ह्यूमन आई एंड ह्यूमन एयर, वो हमने अभी के लिए छोड़ दिया है बिकॉज वो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है एटलीस्ट फॉर दिस ईयर. और अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि उसको समझने की ज़रूरत है, कहीं पर भी उसकी नीड अगर आपको लगेगी तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी या फिर उसके लिए कोई भी वीडियो नया बना दूंगी. तो फिलहाल हम अटेंशनल प्रोसेसेस की बात करते हैं. अटेंशनल प्रोसेसेस क्या है ये हम समझते हैं. देखिए, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हमें अटेंशन पे करना होता है और उस प्रोसेस के थ्रू हम अपने स्टिमुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, वो प्रोसेस कहलाते हैं अटेंशनल प्रोसेसेस. जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी ऐसा एक्शन करते हैं या किसी एक्शन को नोटिस करते हैं, तो उसको नोटिस करने के लिए हमें सर्टेन अटेंशन को पे करने की ज़रूरत होती है. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नोटिस करते हैं तो हम उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को नोटिस करते हैं. और ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो हम नोटिस कर रहे हैं वही दूसरा पर्सन भी नोटिस करे, या फिर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जितने भी एस्पेक्ट पॉसिबल हैं सबको नोटिस कर लें, ये भी ज़रूरी नहीं है. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ट्री है, आपको कहा गया कि आपने उस ट्री को देखा. अब आप हो सकता है उसमें ऑब्जर्व करें कि जो इसकी स्टेम है वो काफ़ी चौड़ी है, या फिर इसकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी ग्रीन है और अच्छा हरा भरा ये पेड़ है, आप ऐसे नोटिस कर सकते हैं. हो सकता है आप ये नोटिस ही ना करें कि उस पेड़ के नीचे बैठने के लिए कितना ज़्यादा स्पेस है, या आप ये नोटिस ना करें कि उसकी जो कोई एक डाली है वो कटी हुई है ना. अब ज़रूरी नहीं आप नोटिस करें, लेकिन इसके कुछ और एस्पेक्ट्स को कोई और पर्सन नोटिस कर सकता है. तो ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट की बात करी जो कि अपनी जगह पर स्टिल है. अगर हम किसी एक्टिविटी की बात करें, जैसे कि आपको क्लास में कोई टास्क दिया गया है, आपकी टीचर आपको कुछ पढ़ा रही है, या मैं सपोज ये मान लेते हैं, चलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस समय, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे कि मैम अपने पढ़ाते समय बहुत सारे एग्जांपल्स का यूज़ कर रही हैं, या फिर मैम ये कोशिश कर रही हैं कि वो बुक से हमें आज समझा सकें, जिससे कि हम जो है वो कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो वो नोट करते चलें. बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं, लेकिन कोई और पर्सन इसमें कुछ और एक्शंस को यूज़ कर सकता है. अब इन सारे एक्टिविटीज़ में जो भी हमने एग्जाम्पल्स अभी लिए हैं, उसमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि हमें अटेंशन पे करना पड़ रहा है. जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसमें हम अटेंशन पे कर रहे हैं. हम चाहें या ना चाहें वो ऑटोमेटिक हो जाए या हमारे ज़बरदस्ती चाहने से हो. तो जब हम किसी भी एक्टिविटी को किसी भी एक्टिविटी पर अटेंशन पे करते हैं, यानी अटेंशन का जो प्रोसेस होता है पूरा, उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं. पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को नोटिस करते हैं. आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा कि एक बाइक जो है वो टेढ़ी खड़ी है, तो सबसे पहले आपने उस चीज़ को नोटिस किया. फिर आपने ध्यान दिया कि ऐसी टेढ़ी क्यों खड़ी है, क्योंकि शायद उसके जस्ट बगल में एक पिलर है, उसको स्पेस नहीं मिल रहा तो उन्होंने टेढ़ी खड़ी करी हुई है. मतलब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर इस तरह से ले रहे हैं. तो हमने क्या करा, सबसे पहले नोटिस किया कि क्या चीज़ है, उसके बाद हमने उस पर अटेंशन पे किया. हमने देखा कि हमारी जो कार है उस रास्ते से नहीं निकल पाएगी, तो हमने उतरे, हमने कोई एक्शन लिया, कंसंट्रेट किया उस एक्टिविटी पर कि हम इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं. लास्ट में हमने उस सिचुएशन को सॉर्ट करने के लिए एक वे फाइंड आउट किया, जिसको हम सर्च कह सकते हैं. तो अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कई सारे प्रोसेस आते हैं. अटेंशनल प्रोसेसेस के अंदर ये सारे स्टेप्स आते हैं, ये सारे प्रोसेसेस आते हैं. आप अपनी बुक में पेज नंबर 93 पर देखिए, जो ये एक लाइंस दी गई हैं. अटेंशन की जो डेफिनेशन है इसको आप मार्क कर सकते हैं. दैट इज़ द प्रोसेसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुलाई आर सेलेक्टेड. जैसे कि हमने अभी बात करी कि जब आपने ट्री को देखा तो आपने उस ट्री में सब कुछ ऑब्जर्व नहीं करा, बट जो चीज़ें आपने मेनली ऑब्जर्व करी, सो वी कैन से कि द प्रोसेसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुलाई आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अदर्स इज जनरली रेफर्ड टू एज कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पर हमने क्या करा, बहुत सारी चीज़ें थी. हो सकता है उसमें फ्रूट्स लगे हों, उस ट्री में फ्लावर्स भी हों, या आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपने क्या नोटिस किया, जो आपने स्टिमुलाई इसमें से पिक किए. तो इस तरह का जो आपने एक्टिविटी करी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अटेंशन कहते हैं. ये तो हमने अटेंशन की यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन अटेंशनल प्रोसेसेस में और भी कई सारे पॉइंट्स आते हैं जो आप नेक्स्ट पैरा में अपनी बुक में देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए पहले अपनी सिचुएशन का सिलेक्शन करते हैं,
और ये सिलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, ये सिलेक्शन हम कर भी सकते हैं। जैसे मैं आपकी क्लास में, सपोज मैं मान लेती हूँ कि एक क्लास चल रही है और बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैंने ये सेलेक्ट करा कि ये 2 बच्चे जो हैं वो क्लास को में कोई भी एक्टिविटी प्रेजेंट करेंगे। तो इस सिचुएशन को या तो मैंने सेलेक्ट किया है ना, या फिर मैंने क्लास में ये बोल दिया कि आप में से कुछ बच्चों को आप डिसाइड कर लीजिए, आप में से कुछ बच्चों को ये प्रेजेंटेशन देनी है। तो फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया। ये पहले के केस में क्या होगा, मैं ये नोटिस करूँगी कि मुझे कौन से बच्चे चाहिए जिनसे मैं चाहती हूँ कि वो प्रेजेंटेशन दें। या दूसरे केस में मैंने क्या किया, जो भी बच्चे आए फिर मैंने नोटिस किया, अच्छा ये बच्चे आए हैं जो क्लास में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो पहले केस में क्या हुआ, पहले मैंने नोटिस करा और फिर सिलेक्शन किया। दूसरे केस में मैंने सिलेक्शन के लिए छोड़ दिया और बाद में नोटिस किया कि जो सिलेक्शन था उसमें क्या चीज़ थी। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हमारे स्टेप्स हैं, ये जो 4-5 चीज़ों की हमने बात करी, कॉन्सेंट्रेशन और ये सब, ये हम ये नहीं कह सकते कि एक ऑर्डर्ड वे में चलते हैं, बट हाँ ये किसी भी वे में, किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी फिट हो सकते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि आप मान लीजिए रेस होती है, जब रेस होती है तो इसमें ये जो चारों स्टेप्स हैं ये एक अलग ऑर्डर में हो सकते हैं। किसी दूसरी एक्टिविटी में ये जो चारों हैं हमारे जिनकी हमने बात करी, जो कि अटेंशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, सर्च, ये सब क्या हैं, ये किसी और एक्टिविटी में किसी और तरीके से ऑर्डर में आ सकती हैं। जैसे आपकी बुक में देखिए दिया हुआ है कि जब आप विसिल होती है तो आप पहले एकदम से आप अलर्ट हो जाते हैं, फिर आप रेडी होते हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए, फिर आप उसको एक्शन में ले लेते हैं। किसी दूसरी एक्टिविटी में ज़रूरी नहीं है कि ये सारा कुछ इस प्रोसेस में चले, लेकिन हाँ ये सारे जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरह से चलती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए आपके पेज नंबर 94 पर जो सेकंड पैरा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको समझना भी है और अटेंशन के बारे में यहाँ पे कुछ बात कही गई है। So it is given in page number 94 that attention has a focus as well as a fringe, यानी कि इसको हम पहले थोड़ा सा रीड करते हैं, then I'll explain you and also I'm showing it here. When the field of awareness is centered on a particular object or event, it is called focus or the focal point of attention. On the contrary, when the objects or events are away from the center of awareness and one is only vaguely aware of them, they are said to be at the fringe of attention. इसको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। किस तरह से, आपने न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज आपने सामने ओपन करके रखा हुआ है, काफ़ी कुछ है उसमें। अब आपको मालूम है कि सबसे ऊपर टाइटल होता है, आप जानते तो ये हैं बट आपको उस समय अटेंशन नहीं है। आपने न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज के बॉटम पर कोई ऐड दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट, आप उसको ध्यान से देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू नो दैट देयर इज समथिंग एल्स ऑन द एंटायर पेज, राइट। सो जो रिमेनिंग पोर्शन है जिस पर हमारा इस समय फोकस नहीं है, दैट कैन बी उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट कैन बी सेड एज द फ्रिंज ऑफ अटेंशन। बाकी जिस पर हम उस समय अटेंशन दे रहे हैं, जो सेंटर पर है हमारे अटेंशन के, वो अटेंशन किस टाइप का कहलाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन। उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन। तो ये एक एग्जाम्पल इसकी इस तरह से हमने समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम्पल में इसको समझा जा सकता है। ये हर एग्जाम्पल पर अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि हम अटेंशन का जो है फोकस और फ्रिंज इस तरह से हो सकता है, जैसे आप आसमान में रात के टाइम पर देखते हैं कि बहुत सारे तारे होते हैं, तो आपने मान लीजिए पोल स्टार पे फोकस किया, आपने उसको ध्यान से देखा, तो आपको पता है कि आसमान में और भी बहुत सारे तारे हैं, आप जानते हैं इस बात को, बट आपका अटेंशन उस समय नहीं है। तो आपके जो फोकल पॉइंट पर है वो क्या है, पोल स्टार है या मून है, लेकिन बाकी के जो वहाँ पर स्टार हैं आप अवेयर हैं कि वो हैं आसमान में, बट उस समय आपका अटेंशन वहाँ पर नहीं है, तो वो सब किस में आ जाएंगे, फ्रिंज में आ जाएंगे। लेकिन वो है अटेंशन का ही पार्ट। वाई? क्योंकि हम जानते हैं कि दैट इज़ देयर। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इस समय हम पोल स्टार देख रहे हैं तो आसमान में एक तारा है, हम ऐसे तो कह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम बाकी बात जो अटेंशन है हमारा, दैट वुड बी फ्रिंज अटेंशन, बट जो फोकस जिस पर हम कर रहे हैं दैट वुड बिकम लाइक दैट। तो इस पैरा को आपने शायद इस एग्जाम्पल से बेटर समझ लिया होगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। अटेंशन को क्लासिफाई किया गया है, तो सिलेक्टिव और सस्टेन्ड दो टाइप के अटेंशन में हम डिवाइड करते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन को हम थोड़ा सा आज की वीडियो में समझेंगे, सस्टेन्ड को हम नेक्स्ट में लेंगे, क्योंकि सेलेक्टिव की आगे थ्योरीज भी आएंगी, फैक्टर्स इफेक्टिव सेलेक्टिव अटेंशन भी आएगा। इसके अलावा आपकी बुक में जो बॉक्स 5.2 है, 5.3 है, ये सारा कुछ जितने भी बॉक्सेस हैं दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये हम कंप्लीट कर लेंगे अलॉन्ग विद सस्टेन्ड इन्फॉर्मेशन, सस्टेन्ड दिस अटेंशन, इसके साथ इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी जो है हम केवल सेलेक्टिव अटेंशन की बात करते हैं कि सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सेलेक्टिव अटेंशन इज़ वेरी इजी। सी, जब हम नंबर ऑफ स्टिमुलाई में से
किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर, या हम कह सकते हैं कि किसी एक ही ऑब्जेक्ट की कई सारी प्रॉपर्टीज में से किसी एक प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं, तो वो कहलाता है सेलेक्टिव अटेंशन। देखिए नाम से भी क्लियर हो रहा है, सेलेक्टिव अटेंशन मीन्स अटेंशन तो बहुत सारी चीज़ों पर जा सकता है, बट वी आर सेलेक्टिंग समथिंग पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट, सो दिस वुड बी कॉल्ड एज सेलेक्टिव अटेंशन। अब सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ की ही बात होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट बिकॉज आई सेड कि हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, वो एक चीज़ का मतलब हुआ कि हम उस पूरी सिचुएशन में से हम कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ ले रहे हैं, उसके भी कई एस्पेक्ट हो सकते हैं, उसके भी कई सारे कह सकते हैं क्राइटेरिया हो सकते हैं, है ना, उसकी भी कई ब्रांचेस हो सकती हैं। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैंने अपनी क्लास में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से मैंने कहा कि जो आज की जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी ग्रुप में, दे विल बी गर्ल्स। नाउ गर्ल जो है वो हमने आउट ऑफ 2 जेंडर्स 1 को सेलेक्ट किया, बट गर्ल्स ज़्यादा हो सकती हैं, दे कैन बी दैट डज नॉट मीन कि आई एम सेलेक्टिंग जस्ट 1 गर्ल। ये भी हो सकता है कि मैं 1 गर्ल सेलेक्ट करूं, दैट इन दैट केस ऑल्सो दैट वुड बी सेलेक्टिव अटेंशन। और अगर मैं गर्ल्स को सेलेक्ट कर रही हूँ आउट ऑफ अ क्राउड ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, आई मीन अमंग बॉयज एंड गर्ल्स, बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, सो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी सेलेक्टिव अटेंशन। Now let us talk about the factors which will be affecting attention. Attention को influence करने वाले कौन कौन से factors हैं? Basically 2 factors हैं, external and internal. Internal के भी 2 parts हैं, हम motivational और cognitive में उसको divide कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं external factor की। एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करते हैं जिससे कि कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। मान लीजिए आप बाज़ार में कोई ड्रेस लेने जा रहे हैं, सपोज गर्ल्स जो है वो कलर्स के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं, ज़्यादा उनको रहता है कि कलर्स हमें ज़्यादा पसंद करने हैं। तो आपको मान लीजिए ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप किसी शॉप पर गए, आपने कोई पर्टिकुलर ड्रेस देखी, तो उस ड्रेस में आप क्या करेंगे, आपको बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपको ब्लैक कलर पसंद है और एक ड्रेस का कलर ब्लैक है, आपको वो अच्छी लग गई क्योंकि आपका अटेंशन उस कलर के प्रति जो है वो उस कलर को पसंद करने की वजह से उस चीज़ पे चला गया, उस ड्रेस पे चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये उस ऑब्जेक्ट यानी उस ड्रेस का एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको अपनी तरफ अटेंशन पे करने के लिए मजबूर कर रहा है, राइट। ऑल्सो आपका भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है, स्टिमुलाई की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन भी चाहिए जो उसकी तरफ अटेंशन पे करे। तो ये 2 वे एक्टिविटी है, अटेंशन पे करना, ये कभी सिंगल एक्टिविटी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मैं आपकी तरफ अटेंशन पे कर रही हूँ, मैं ये ध्यान दे रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या किस तरह से ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो है उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे वीडियोस पर बच्चे इस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम हमें ये चीज़ ऐसे पढ़नी है या ये चीज़ समझा दीजिए, तो उनके एक्शन पर ही मेरे रिएक्शन आ रहे हैं। ऑल्सो साइंस में भी हमने पढ़ा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सटर्नल फैक्टर, उसका शेप, साइज, उसका कलर, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसमें एक्सटर्नली एग्जिस्ट करती है जो हमारा अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करा सकती है, वो कहलाएंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पर्सन में हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं जो एज अ स्टिमुलाई वर्क करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की। इंटरनल फैक्टर उस ऑब्जर्वर में ही होते हैं जो अटेंशन पे करता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमें भूख लगती है तो हमारा अटेंशन जाता है कि आज हम कई बार किचन के चक्कर लगा लेते हैं, या जब हमें एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो हम पढ़ाई के लिए जो जो नोट्स से निकालते हैं, जो हमारी बुक्स हैं सब कुछ निकाल के बैठ जाते हैं, या हम ज़्यादा अटेंशन पे करने लगते हैं, हम पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखने लग जाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पिछले साल आए थे या किस किस तरीके का जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है, ये हम अपना अटेंशन पे करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब ये फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, ये इंटरनल हो गए जो कि एक पर्सन के अंदर से ही निकल कर आते हैं। ये फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स मोटिवेशनल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। यानी इंटरनल के अंदर 2 टाइप हो गए, मोटिवेशनल एंड कॉग्निटिव। मोटिवेशनल फैक्टर्स वो होंगे जो हमें कुछ करने के लिए मोटिवेट करेंगे, यानी हमारी जो हंगर है, जो हमारी थर्स्ट है, ये कैसे खत्म होगी, जब हम पानी पी लेंगे या खाना खा लेंगे, तो उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। या हम पढ़ाई के लिए, हम जानते हैं कि एग्जाम्स हमें पढ़ना है तो उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें मोटिवेट करेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं जो अटेंशन को इन्फ्लुएंस करें। हमारा अटेंशन अपने आप आ रहा है कि किचन में क्या बनाया, जाके देखते हैं, या खुशबू आई तो हम एकदम से जाके चेक करेंगे कि क्या चीज़ बनी हुई है।
तो ये सब मोटिवेशनल फैक्टर में आएंगे जो कुछ हमें करने के लिए मोटिवेट करेंगे। देन सेकंड कम्स कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव फैक्टर्स यानी कॉग्निशन जहाँ वर्ड आता है वहाँ हम सीधे सीधे ब्रेन की एक्टिविटीज़ पे चले जाते हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है, जो हमारे माइंड का एक पार्ट होती हैं, दे ऑल कम अंडर कॉग्निशन। जैसे कि मान लीजिए आपको साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जब साइकोलॉजी की मैम आपकी क्लास में आई है, सर आपकी क्लास में आए, तो आपका उस क्लास में अटेंशन बढ़ गया, जबकि आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब इंग्लिश के टीचर क्लास में आए तो आप उतने एक्टिव नहीं हैं। ऑल्सो आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा, फिलहाल तो आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, बट जब आप स्कूल जाते हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आपका सारे सब्जेक्ट्स में सिमिलर अटेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जितना इंटरेस्ट मैथ्स में है उतना ही साइंस में हो, उतना ही सारे सब्जेक्ट्स में हो। किसी ना किसी में कम या ज़्यादा रहेगा। सब में बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है, बट उसमें भी कम या ज़्यादा ज़रूर रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये सब हमारे इंटरेस्ट, हमारा एप्टीट्यूड, हमारे किसी चीज़ के जिन चीज़ों में हमारा मन ज़्यादा लगेगा, जिन चीज़ों में हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, किसी मेंटल एक्टिविटी में हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ हमारा ये कॉग्निशन या कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ वाला पार्ट आ जाएगा। तो दैट विल कम अंडर व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर, दैट विल कम अंडर इंटरनल फैक्टर। क्योंकि जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो ब्रेन से होती हैं और वो ऑब्वियसली इंटरनल ही रहेंगी। तो इतना हमने डिस्कस किया अबाउट व्हाट सेलेक्टिव अटेंशन इज़, अटेंशनल प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से चलता है। ये अटेंशनल प्रोसेस जो है ये हमारी लाइफ में हर चीज़ पे चलता है। आप इस वीडियो पे ध्यान दे रहे हैं, आप इस लेक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो ये आपका अटेंशन है। इसमें आपको बहुत सारी ध्यान देने के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ साथ में करनी पड़ रही हैं। हो सकता है मैंने आपको बुक खोलने के लिए कहा था, तो आप उस बुक को साथ में खोल कर बैठे हैं, तो बुक को भी साइमल्टेनियसली साथ लेके चल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट डाउन भी कर रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो हमारे अटेंशन के प्रोसेस में आती हैं। और अटेंशनल प्रोसेस हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सो इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज डू आस्क, आई विल डेफिनेटली बी आंसरिंग यू इन द कमेंट बॉक्स। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।